नमस्कार, स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश की राजनीति बड़ी अद्भुत राजनीति है। यहाँ पर बड़े बड़े राजनेता हुए हैं और ऐसे राजनेता भी हुए हैं जिन्होंने अपने दमखम से और अपने जनता के प्रति अपने समर्पण से राजनीति में अपना नाम किया है। ऐसे ही एक राजनेता आज हमारे साथ हैं, मध्य प्रदेश के सहकारिता एवं लोक सेवा गारंटी मंत्री अरविंद भदौरिया। नमस्कार अरविंद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एक साल आपको पूरा हो रहा है, मंत्री पद आपने एक साल पूरा कर लिया है, विभाग में भी एक साल पूरा हो गया है। क्या सोचा था जो एक साल पहले, कहाँ तक पहुँचे, क्या आगे सफ़र है, क्या है आपको लेके आपकी योजना? 2 जुलाई को मैंने शपथ ली थी। 12 महीने कंप्लीट हो गए हैं। जब शपथ ली थी तब भी कोरोना का संकट चल रहा था। लगातार साल भर कोरोना से प्रदेश की जनता की सेवा में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम लोग लगे रहे। मुझे 2 विभाग की जिम्मेवारी दी थी। एक तो सहकारिता विभाग की जिम्मेवारी दी, दूसरा लोक सेवा प्रबंधन करके एक विभाग है उसकी जिम्मेवारी दी। तो सहकारिता क्षेत्र में हमने कई प्रकार के काम एक साल में हम जिसको कहते हैं कि मन को अच्छा भी लग रहा है, कई प्रकार के काम किए हैं। जैसे हमने एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था करने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो पहले सहकारिता में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं थे। कमेटीज़ की रजिस्ट्रेशन कराना, चाहे वो पैक्स सोसाइटियों के रजिस्ट्रेशन हो या हाउसिंग सोसाइटियों के रजिस्ट्रेशन हो या कई प्रकार के किसी भी प्रकार की सोसाइटियों के रजिस्ट्रेशन हो, आवासीय गृह निर्माण सोसाइटियों के रजिस्ट्रेशन हो, तो इसमें क्या दूरी रहती थी। 2-2 महीने लगते थे, 3-3 महीने लगते थे। तो उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया, ऑनलाइन करिए, तुरंत हम उनको रजिस्ट्रेशन करने की स्थिति में 15-20 दिन में हम रजिस्टर करके भेज देते हैं और जल्दी भी हम 3-3 दिन में भी रजिस्ट्रेशन किए हैं। इस प्रकार से एक ट्रांसपेरेंट पद्धति को निर्माण किया है। उसके साथ साथ कई प्रकार के काम किए हमने। एक आत्मनिर्भर भारत के तहत माननीय देश के प्रधानमंत्री महोदय का जो सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत हमने कई प्रकार के काम किए हैं। मूल रूप से विचार करेंगे तो सहकारिता जो है ना, 80% काम हमारा किसानों से संबंधित काम है। तो देखेंगे तो किसान परंपरागत खेती तो करता है। परंपरागत खेती में कई प्रकार से उनको जो लाभ होना चाहिए उनकी स्थिति खराब रहती है। उदाहरण के लिए तो आत्मनिर्भर भारत मध्य प्रदेश के तहत हमने कई प्रकार के काम किए। ऐसे टोटल 4,500 पैक्स सोसाइटियाँ हैं। 4,500 पैक्स सोसाइटियों में से 1,800 पैक्स सोसाइटियों का हमने चयन किया है। तो उसमें हम 2 करोड़ रुपए यानी 200 लाख रुपए एक सोसाइटी को मात्र 1% के इंटरेस्ट के साथ उनको दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमको ग्रामीण भारत जब तक खड़ा नहीं होगा, किसान खड़ा नहीं होगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक दिक्कत है। किस काम में दे रहे हैं? उदाहरण के लिए हमारा जो इंदौर संभाग में आलू बहुत अच्छा उगाते हैं, लेकिन आलू जब होता है 2-5 रुपये किलो में बेच देते हैं। तो आलू अच्छा किसान उगाए, उसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी पैक्स सोसाइटी के माध्यम से ऐसे 10-12 इकट्ठी सोसाइटियों करके ऐसे 24-25 करोड़ का ऋण हमने दिया है मात्र 1% के हिसाब से। तो आलू उत्पादन करना, लेकिन आलू के साथ चिप्स बनाना जो कि तुरंत बहुत महंगी मिलती है, तो चिप्स बनाने से लेके और क्या क्या हो सकता है उसका प्लान किया है। ऐसे हम देखेंगे शिवपुरी में टमाटर जो है ना 2 रुपये किलो में लोग नहीं कि एक समय में खरीदे तो बर्बाद हो जाता, किसान एकदम बर्बाद हो जाता। तो टमाटर का सॉस बनाने की इंडस्ट्री डल सकती है वहाँ पे, तो उसके लिए 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया। ऐसे हम देखते हैं धनिया मिलती है। कहाँ पे धनिया होती है? गुना में धनिया होती है, तो धनिया पाउडर बना सकते हो वहाँ पे, उसका एक प्लांट डाल सकते हैं। इस प्रकार से खरगोन जाते हैं तो मिर्ची होती है। किसानों को किस तरीके से जोड़ें आपका? किसान का, युवा किसान, बाकी सब किसानों को मात्र 1% के ऋण के साथ एक पैक्स सोसाइटी में हम बड़े काम करते करते और ऐसे 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था करते। एक तो ये बड़ा काम किया किसानों के हित में, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो सपना है उसमें साकार करने के लिए हमने बड़ा काम किया। दूसरा, हमने कोऑपरेटिव को थोड़ा परंपरागत दृष्टि से थोड़ा शिफ्ट किया है किसानों के अलावा। तो जैसे शिफ्ट कौन सा किया है? तो आजकल लोग विलेज टूरिज्म में जाना चाहते हैं। ग्रामीण के स्थिति क्या है, ग्रामीण की फसलें कैसे होती है, तो रूरल टूरिज्म की दृष्टि से एक हमने जिले का गठन किया, बोर्ड का कमेटी बनाई नीचे, फिर एक जिला संघ उसका है, एक प्रदेश का महासंघ बनाओ। उस पर हम बहुत काम कर रहे हैं अभी, क्योंकि लोग टूरिज्म की दृष्टि से मध्य प्रदेश को आशा भरी नज़र से देखते हैं। तो कोऑपरेटिव के माध्यम से टूरिज्म, इसके साथ साथ देखेंगे तो श्रम में सहकारिता, परिश्रम करते हैं लोग, मेहनत करते हैं। तो 2 लाख तक के कम के काम, मैंने सीएम साहब को निवेदन किया है, 2 लाख रुपए से कम के काम श्रम में सहकारिता जो सोसाइटियाँ बनेंगी उनको दे दो, कुछ लाभांश अधिकतम उनके हाथ में चला जाएगा। ऐसे एक बड़ा अच्छा सपना देखा है, उसको साकार कर रहे हैं हम लोग, प्लान कर रहे हैं। केंद्र में सहकारिता विभाग बना है, क्या फ़र्क आएगा अब उससे? क्योंकि अभी तक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट सिर्फ स्टेट में हुआ करते थे
पहली बार सेंट्रल ने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बनाया, क्या इससे आपको क्या फ़र्क आएगा? इससे क्या हुआ, एक्चुअली बहुत फ़र्क आएगा। इससे जैसे मुझे आवश्यकता है किसकी है, अभी तक हमारी पैक्स सोसाइटियाँ 4,500, तो इसका कंप्यूटराइजेशन नहीं हुआ है, व्यवस्थित जो है ट्रांसपेरेंट पद्धति खड़ी हो जाएगी। तो अब मैं कह सकूंगा जाके माननीय अमित शाह जी से, सहकारिता मंत्री से, कि हम पैक्स सोसाइटियों का कंप्यूटराइजेशन करना चाहते हैं, हमको आप कुछ फंड आप मुझे दीजिए, कुछ हम स्टेट से लगा के, सीएम साहब ने मुझे आश्वस्त भी किया है। तो ऐसे कई कामों में नई दिशा दशा क्या हो सकती है इस देश की। तो मूल रूप से इस देश की चित्ती जो आत्मा कहते हैं, भारत का मूल स्वभाव सहकारी भाव है। हम सब लोग पुरानी परंपराओं को देखेंगे तो गांव में सब सहकारिता के माध्यम से कई शादियां हुआ करती थी, तो किसी के यहाँ से बस्तर आते थे, किसी के यहाँ से गाँव में खाटे आती थी, किसी के यहाँ से कुछ आता था, कहीं से कुछ आता था। तो सब मिलजुल के जो हमारी भारतीय संस्कृति है मूल रूप से 80-90% कोऑपरेटिव सहकारिता से मिली हुई है। इसलिए हर क्षेत्र में, चाहे वो इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, चाहे वो दुग्ध का क्षेत्र हो, चाहे वो वनोपज का क्षेत्र हो, चाहे अन्य प्रकार के कोई से भी क्षेत्र में सहकारिता के माध्यम से अधिकतम लाभांश हमारे देश के गरीब जनता को उपलब्ध हो जाए। इसमें माननीय मोदी सरकार का जो डिपार्टमेंट का आदेश निर्देश होगा, उस पर हम हिंदुस्तान में पहले नंबर पर दौड़ने की कोशिश करेंगे। नहीं, सहकारिता का मतलब ही होता है शोषितों के लिए एकत्र होकर उनके लिए कुछ करना। आपको लगता है ये मायने आज की राजनीति में या आज के परिदृश्य में पूरे हो पा रहे हैं? क्या शोषितों का भला कर पा रही है सहकारिता? एक्चुअली हम लोग तो मूल रूप से भला ही करते हैं। 0% ब्याज इस सहकारिता विभाग से ही चलता है। पहले हमारे आने के पहले जो है ना 1 या 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट ले सकते थे, अभी हमने 3 लाख तक का कर दिया, और लगभग जो है ना 0% पे हम सब देते हैं सभी को। जब किसान को, जो गरीब होता है, जो वास्तव में शोषित होता है, जिस प्रकार से बड़े लोगों से ऋण लेके उनकी खेतियाँ बिक जाती है, उन सबसे मुक्त कराने का किसी ने काम किया है तो सहकारिता विभाग ने किया है। चाहे वनोपज में बड़े काम किए हमने, जैसे हमारे वनोपज संघ है, तो वनोपज में पहले 2 क्या बोलते थे कि सब नमक ले जाओ, उसके बगल से चिरौंजी तौल के ले जाया करते थे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, उनके निर्देश से वनोपज जो है ना, वो हमारे आदिवासी जो है ना, जो वनों में रहते हैं, पूरी ज़िंदगी वहाँ रहते रहते अपना परिश्रम करके करते जो लेके आते हैं वनोपज जो होती है, उसको हम उचित मूल्य दिलाने का काम, उनका कोई शोषण ना हो, उनको परेशानी ना हो, इसके लिए सहकारिता का बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं। अभी हम चुनाव भी कराने वाले उन सब में, अभी रुके हुए चुनाव। तो इस प्रकार से देश में सहकारिता के माध्यम से एक सहकारिता आंदोलन आज़ादी के पहले भी था, ये आज़ादी के बाद शुरू नहीं हुआ, ये आज़ादी के पहले से था, ये निरंतर है, चिरंतन है, पुरातन है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया। लेकिन सहकारी सोसाइटियों की हालत ख़राब हो रही है। जो आपके बैंक हैं जिला सहकारी, वो भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। इनको कैसे ठीक करेंगे और ये ख़राब कैसे हुए? मतलब आपने तो जब विभाग संभाला होगा तो ये भी देखा होगा कि एकदम से, क्योंकि अभी बीच में आया था कि जब जो किसानों की ऋण माफ़ी हुई थी उसमें आपको फिर शायद अभी कुछ पैसा मिला है। तो इस सहकारी सोसाइटीज़ की हालत, सहकारी बैंकों की हालत ये ख़राब अगर हो जाएगी तो इसका तो सीधा फ़र्क किसानों पर आएगा। बहुत अच्छा आपने कहा। वास्तव में अभी क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार रही, माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, तो कमलनाथ जी ने घोषणा तो किया कि हम कर्जा माफ़ करेंगे किसानों का, 2 लाख तक के कर्जे माफ़ करेंगे। आप करिए, आपने कर्जे माफ़ नहीं किए। आपने क्या हुआ, हमारी जो कोऑपरेटिव बैंक है जो बड़ी अच्छे ढंग से चल रही थी, जो हमारी पैक्स सोसाइटियाँ हैं उस बैंकों के अंतर्गत, क्योंकि मध्य प्रदेश में 3 टियर सिस्टम है, पैक्स, CCB, अपेक्स। तो मध्य प्रदेश में 3 टियर सिस्टम है, कई जगह 2 टियर सिस्टम भी, केरल वगैरह में। तो कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, कर्जा माफ़ी कर दिया, भाषणों में किया। मूल रूप से हमारी जो पैक्स सोसाइटी थी, बैंकिंग सिस्टम था, किसानों को गलतफहमी हो गई, किसानों ने कर्जा दिया नहीं। कर्जा नहीं दिया है तो क्या हुआ, हमारी सब सोसाइटियाँ, हमारी सब बैंकों को उसका बड़ा नुकसान हुआ है। आपको माफ़ी की घोषणा करना थी तो क्या करना चाहिए था, आप बजट में प्रक्रिया करते, बजट की प्रक्रिया में हमारी बैंकिंग सिस्टम में सोसाइटियों में पैसा देते, पैसा देने के बाद आप माफ़ करते। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने मुझे 800 करोड़ हमारे डिपार्टमेंट को दिया। क्यों दिया, कि थोड़ा स्ट्रेंथिंग हो जाए, जो ये कर चुके हैं उनको व्यवस्थित हो जाए। उससे भी हम उस दौर से भी निकलेंगे जो कांग्रेस का काला काल रहा, उससे भी निकल के किसानों के लिए अधिकतम क्या हो सकता है उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ जगह प्रॉब्लम्स है, उसमें रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। अभी बहुत महत्वपूर्ण क्या हुआ कि लंबे समय से चुनाव पेंडिंग है, तो अभी हम फोकस्ड होकर, हम सभी हमारे प्रकार के चुनाव भी नहीं, अभी हमारे कई लोग बैठे हुए हैं प्रशासक, तो अभी सहकारिता के हम इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन के माध्यम से जनता के द्वारा चुने हुए लोगों को सहकारिता जो मूल मंत्र है उनको दे देंगे, तो उसके माध्यम से भी हम लोग कुछ ठीक करेंगे। एक विभाग और है आपके पास, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, वो भी सीधा जनता से जुड़ा विभाग है।
उसमें जो है वो हेल्पलाइन भी चलती है, सारी चीज़ें चलती है। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए, अगर हेल्पलाइन पर फ़ोन आ रहा है, जनता को मतलब कुछ ना कुछ परेशानियां लगातार हो रही हैं, तो इतने बड़े सिस्टम में क्यों लोगों को अभी भी ऊपर तक लगातार फ़ोन करना पड़ता है? नीचे उनकी समस्याएं क्यों नहीं सुलझ पाती? आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोक सेवा प्रबंधन ही मेरे पास है। उस पर भी हिंदुस्तान में पहला जो स्टेट था वो मध्य प्रदेश था। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने सबसे पहले मध्य प्रदेश में लोक सेवा प्रबंधन विभाग बनाया। उसका हमको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है। अमेरिका में जाके माननीय सीएम और हमारे उस समय के सहकारिता मंत्री वो गए भी थे। अब आप विचार करेंगे तो हमारे पास 7.5 करोड़ अभी तक कंप्लेंट्स आई हैं। उन सबका लगभग समाधान भी हम लोगों ने कर दिया है। अभी इस पर भी कुछ ट्रांसपेरेंट पद्धति, आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है कि क्यों आ रही हैं। तो अभी इस साल जो 1 साल का हमारा कार्यकाल रहा, इसमें कई प्रकार की बड़ी ट्रांसपेरेंट व्यवस्थाएं खड़ी की हैं। उदाहरण के लिए, अब हमको जाति प्रमाण पत्र बनाना है। अब जाति प्रमाण पत्र क्या, हमारे फौज में लोग भर्ती जगह होने जाते हैं, ग्वालियर चंबल संभाग में देखेंगे चक्कर लगाते, पटवारी के चक्कर लगा रहे हैं, पुलिस थाने जा रहे हैं, आय का प्रमाण पत्र बनवाना, ये बनवाना। तो अभी हमने उसकी व्यवस्थाएं खड़ी की है, कई प्रकार की व्यवस्थाएं हमने। आप व्हाट्सअप मुझको डालोगे एक लिंक पे, हम आपको 3 घंटे में बना के दे देंगे। ऐसे एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया पूरे देश भर में, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक सिस्टम को पारदर्शी कैसे हो सकता है, नॉन करप्टेबल कैसे हो सकता है, उस पर हम लोग बेहतर काम नीचे चेक कर रहे हैं आप, ऐसा हो रहा है? एक जो आपने दूसरा प्रश्न किया, ऐसा हो रहा क्या, उसके लिए हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान करके है। तो उसमें कई लोग हमारी इसी प्रकार का रिसर्च करते हैं। उदाहरण के लिए लाड़ी लक्ष्मी योजना या कई प्रकार की योजनाओं का नीचे इम्प्लीमेंटेशन कैसा चल रहा, उसका फीडबैक क्या है। तो इसमें हमारा जो डिपार्टमेंट है, तो सभी योजनाओं का अध्ययन करना, वास्तव में गरीब जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा हो उसको सुखानुभूति इन योजनाओं का हो रहा का नहीं हो रहा है, उसका स्टडी कराना और बेहतर तरीके से कैसे हो सकता है उसका प्लान करना। तो उसका भी मैं मिनिस्टर भी हूँ, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। तो कई हमारे यहाँ रिसर्च करने वाले लोग, कई प्रकार की टीमें हम लोग अध्ययन कराते हैं इन सब विषयों का। तो उस सब में से रास्ता निकाल के बेहतर स्थिति में हम लोग आगे ले जाते हैं। 1987 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आपने अपनी राजनीति की शुरुआत करी। 34 साल आपको हो गए। आप वहाँ पर ज़िले में रहे, फिर यहाँ संगठन मंत्री रहे, फिर आप जो है वो भाजपा में आपने काम करा। 34 साल बाद आप मंत्री बने। क्या लग रहा है आपको, अपनी राजनीतिक जीवन से कितना संतुष्ट हैं आप? ठीक मुकाम पर हैं और ऊपर मुकाम पर अभी जाने की इच्छा है, या आपको लग रहा है कि आप संतुष्ट हैं अपनी राजनीति? मूल रूप से मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। 1985-86 में मैं बचपन से स्वयंसेवक था। विद्यार्थी परिषद में जब 9वीं 10वीं में काम करते करते बड़ा, तो तब मैंने सोचा भी नहीं था कि हम कभी राजनीति करेंगे। हम एक विचार के वाहक हैं। जो मेरा आइडियोलॉजी है, जो मेरा विचार है, उस विचारधारा को बढ़ाने के लिए मैं प्रदेश संगठन मंत्री रहा, प्रदेश का मंत्री भी रहा, मैं लंबे समय होल टाइमर रहा। अपने जीवन का 14 साल में समाज के इस काम में लगा रहा। मैन मेकिंग प्रोसेस, व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया, यानी व्यक्ति ठीक होगा तो इसलिए कॉलेज कैंपस हमको काम दिया। तो वास्तव में कॉलेज कैंपस इस देश की गंगोत्री है, स्कूल कैंपस इस देश की गंगोत्री है। तो उस गंगोत्री का जल जिसके बारे में कहते हैं गंगा जी से नीचे आता है, तो कहीं पे भी हिंदुस्तान में भर के रख लो तो उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। ऐसे इस देश के कॉलेज स्कूल कैंपस से हर समाज के क्षेत्र में जाने वाला युवा अगर ठीक व्यवस्थित होकर राष्ट्रवाद का भाव लेके जाएगा, संस्कारित होकर जाएगा, तो किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो अच्छा काम करेगा। तो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए हम लोग जीवन को लंबे समय लगाते लगाते यहाँ तक आए हैं। नहीं, समाज सेवा आप तो करते हो, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि अरविंद जी जो हैं वो चुनाव के शूटर हैं। जब जब चुनाव हुआ, चाहे वो बड़ा मलेरा से लेके कोई लोकसभा चुनाव हो, कोई विधानसभा चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो, यदि वहाँ पर भाजपा को जिताना है तो अरविंद भदौरिया को भेज दो, वो चुनाव जिता लाएंगे। तो ऐसा क्या जादू है आपके पास कि ऐसा क्या आप कर देते हो कि चुनाव जिता के ले आते हो आप? जो पार्टी मुझे आदेश देती है, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हुए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हुए या संगठन में जो पार्टी आदेश देती है, मेरा मिशन विचारधारा के प्रति जो है ना, पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ, पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, पूरे शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इस चारों को फोकस करके ईमानदारी से पार्टी का काम करता हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जो है ना, पार्टी का विचार जब नीचे ज़्यादा पहुँचेगा तो ही हमारी ताकत है।
इसलिए जो काम ईमानदारी से हमको पार्टी देती है उस ईमानदारी से ही हम पूरे काम को लगते हैं, पूरे काम से लगते हैं। इसलिए रिजल्ट देना है, परिणाम परम हमारी जो आदरणीय जनता के हाथ में रहता है, प्रयास हमारा रहता है, कोशिश हमारी रहती है। शिवराज जी सरकार की नीतियों को लेके, पार्टी की विचारधाराओं को लेके हम नीचे तक घूमते हैं, काम करते हैं, तो मुझे आनंद की अनुभूति होती है। और इसके कारण कई जगह सफलता असफलता तो चरण है जीवन के, सफलता भी मिलती है, कई बार असफलता भी मिलती है, अधिकतम सफलता ही मिलती रही। तो अभी भी पार्टी हमको लगातार काम में देती रहती है। इसलिए मैं पार्टी का एक छोटा सा घटक हूँ। जो भी आदेश जीवन में कभी पार्टी देगी विचारधारा के आधार पर, उसको मैं सैल्यूट करते हुए आगे करता रहता। अरे लेकिन कांग्रेस की तो नींद उड़ जाती है ना, आपने उनकी 15 महीने में सरकार गिरा दी। अब जो है वो उसके बाद उनके और विधायक जो है वो 3-4 विधायक, जिसको देखो वो अरविंद भदौरिया जी के साथ भाजपा की सदस्यता ले रहा था। तो क्या ऐसा क्या कांग्रेस पर आपने जो है वो ऐसी डंडी घुमा दी कि कांग्रेस के विधायक खिंचे चले आते हैं? मूल रूप से एक्चुअली आप देखेंगे, आप भी थे, बड़े जर्नलिस्ट हैं आप, मेरे मित्र भी हैं। एक्चुअली देखेंगे तो 15 महीने की जो सरकार थी, 16 महीने की कमलनाथ जी की, एकदम पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में देखेंगे तहमाम मचा के रख दिया था। मध्य प्रदेश अदर स्टेट के आधार पर देखेंगे तो मध्य प्रदेश की राजनीति वैमनस्यता की राजनीति कभी नहीं रही। मध्य प्रदेश शांति का टापू रहा और राजनीति भी शुचिता की रही। चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, किसी पर अन्याय अत्याचार नहीं हुए। लेकिन ये कमलनाथ जी की सरकार में लगातार हमारे कार्यकर्ताओं पर अत्याचार अन्याय होते रहे। हमारे कार्यकर्ताओं पर तो होते रहे, विपक्षी दल के थे, वो उनके खुद के लोगों को नहीं संभाल पाए। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का लगातार असम्मान होता रहा, उनके लोगों को आप चिन्हित कर करके परेशान करते रहे। तो लोकतंत्र में जो लोग जीत के आते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, पहला उनका उत्तरदायित्व होता है एमएलए का कि वो जनता जिसने मुझे जिताया है, वो जनता जो है ना उसकी जिम्मेवारी का निर्वहन करना हर विधायक की जिम्मेवारी होती है। उनको आप परेशान करोगे, त्रस्त करोगे, तो ये सरकार उनके अंतर कलह से गिरी। हालांकि मेरी कई लोगों से मित्रता थी, दोस्ती थी, उनके साथ हम लोग भी थे, चाहे बेंगलोर हो चाहे कहीं पे भी हम सब साथ खड़े थे। और आज जो है ना किसकी कृपा पे जीत के आए हैं, कांग्रेस को मैं बताना चाहता हूँ, वो जनता की अदालत में दोबारा गए। आपके यहाँ जीते थे 10,000 8,000 से जीते होंगे। प्रभुराम चौधरी, मैं प्रभारी मिनिस्टर हूँ रायसेन का, अभी पूरे देश भर में जो चुनाव हुए 300 जगह, उसमें सबसे ज़्यादा मतों से जीते, 64-65 हज़ार से जीते। तुलसी सिलावट जी उस समय 4,000 से जीते होंगे, अभी बम्पर जीत के आए होंगे। तो इससे लोकतंत्र में जनता जनार्दन की कृपा से, उनकी आत्मा की आवाज़ से हम लोग आए। इसलिए इसमें भी मेरे मित्रता है, संबंध है, और राजनीति में संबंधों की एक ताकत भी होती है। एक गांधी परिवार को हमेशा आप लोग टारगेट करते आए कि वो वंशवाद है, उनके यहाँ सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, राजीव गांधी थे, जो भी था। अब आपको नहीं लगता भाजपा में भी जितने नेता हैं आपके, उन सब के लड़के जो है वो आज की तारीख में राजनीति कर रहे हैं? किसी को टिकट मिला, किसी को नहीं मिला, कोई टिकट मांग रहा है। तो कांग्रेस का वंशवाद खराब, भाजपा का वंशवाद अच्छा, ये कैसे हो सकता है? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। मूल रूप से इसका मैं मतलब अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता, अपने प्रयास, अपने परिश्रम के माध्यम से, पॉलिटिशियन का बेटा अगर आना चाहे तो अच्छी बात है, नॉमिनेटेड होना चाहे तो ये गलत बात है। जो हमारे यहाँ पे भी आए हैं तो मैं उनको देख रहा हूँ, उनके चेहरे, जैसे आपने प्रश्न किया तो चेहरे हमारे दिमाग में घूम गए। तो वो सब स्वयं के परिश्रम के द्वारा लगातार काम, पार्षद से शुरुआत हुआ तो आज मिनिस्टर हुए होंगे। तो लगातार जनता की अदालत में, जनता की सेवा में लगते अगर जाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा कहना है जो कांग्रेस की वंशवाद की परंपरा, आप देखिए जब से चला है 99% वही एक ही परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता चला जा रहा है। या मालूम नहीं कल कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा, कि ट्राइबल वहाँ से हमारे हिमाचल से उठाएंगे, माननीय नड्डा जी को उठा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाते हैं। कहीं कोई भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी भी कोई निर्णय हो सकता। प्रदेश अध्यक्ष हमारे बी डी शर्मा साहब वहाँ से मुरैना के इंटीरियर से उठाते, स्टूडेंट लीडर है, आज प्रदेश अध्यक्ष हो गए। आके राकेश सिंह जी थे, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हो। तो इसलिए हमारे यहाँ परिश्रम करते करते, क्योंकि कोई नेता के घर में पैदा हो गया तो वो अपराध नहीं है। अगर उसकी रुचि है राजनीति करने की तो परिश्रम की पराकाष्ठा करते ही राजनीति तक आना पड़ेगा। इसलिए दोनों में बेसिक अंतर है। वो डेपुटेटेड बाई कर रहे हैं, हम लोग परिश्रम के आधार पर नीचे खड़े हो गए तो अपना स्थान बनाइए। अभी दिग्विजय सिंह जी ने एक ट्वीट किया था, आपने भी देखा होगा कि मध्य प्रदेश में जो है वो मुख्यमंत्री के 2 दावेदार हैं और पूरे देश में जो है वो भाजपा मुख्यमंत्री बदलने की बात कर रही है। आपके यहाँ भी अभी मेल मुलाकात का 1-1.5 महीने पहले काफ़ी सिलसिला चला था। तो असलियत में है क्या, मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक है या कहीं कोई हलचल है भाजपा में? एक्चुअली दिग्विजय सिंह जी को एक आदत है। दिग्विजय सिंह जी को आदत क्या है कि लगातार चर्चा में कैसे बने रहना है।
तो चर्चा में बने रहने के लिए उनको ये भी नहीं ध्यान आता है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते भारत माता का विरोध करने लगते हैं। कई जगह आपने देखा, उत्तर प्रदेश में चुनाव पिछले बार हुए तो ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी करके संबोधित कर रहे। क्यों? क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण की दृष्टि से कहीं शायद कांग्रेस को वोट दे दें। बिहार में पूरे चुनाव में नैया डूब गई, बंगाल में एक आदमी एक कांग्रेस के जीत के नहीं आए। तो दिग्विजय सिंह का मूल जो मूल पिंड है, वो जो मूल पिंड है हल्केपन की राजनीति करना, मस्करापन में कुछ बातें कर देना। भाई आप कैसे डिसाइड करोगे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा, कैसे हो रहा? ये भारतीय जनता पार्टी के निर्णय न किसी बैठकों के द्वारा होते हैं। बैठक के मतलब अभी जो मिला जुली का मीडिया के माध्यम से हमने भी देखा, ये लोग तय करते हैं क्या? ये भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है, एक कार्य पद्धति है। उस कार्य पद्धति के अनुसार निर्णय प्रक्रिया है। निर्णय प्रक्रिया के अनुसार सब निर्णय हुआ करते हैं, सामान्य वे में निर्णय हुआ करते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में 100% शांति है। मध्य प्रदेश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आपने दिग्विजय सिंह जी का जिक्र करा। दिग्विजय सिंह जी जब ये सरकार मध्य प्रदेश में जा रही थी तब ऐसा दिग्विजय सिंह जी ने आप पर कई आरोप लगाए थे, और तो और ये तक सुना है कि मतलब आपको पारिवारिक लोगों को भी परेशान किया गया। तो क्या आपको लगता है कि राजनीति में अब इतनी ज़्यादा दुश्मनी हो गई? क्योंकि एक ज़माना था अटल जी का, आपने अटल जी की बात करी थी, उनका ज़माना था, मध्य प्रदेश में भी बहुत सौजन्य था राजनीति में। आपको लग रहा है कि अब वो सौजन्यता खत्म होती जा रही है और राजनीति में दो विरोधी दल के लोग हैं वो दुश्मन बनते जा रहे हैं, और शायद ये जो सरकार बदली इसमें और ज़्यादा वो चीज़ आ गई है? क्या लग रहा है कि आपको कि आप पर व्यक्तिगत रूप से हमले किए गए थे उस समय? एक्चुअली मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब 13 साल, 13.5 साल उस समय चीफ मिनिस्टर रहे। आप देखेंगे शिवराज जी जो चीफ मिनिस्टर थे, अजात शत्रु कह सकते हैं उनको, वो उनका कोई शत्रु नहीं है। उस सबको एक संवैधानिक व्यवस्थाओं में जो जिसका जो निर्णय होते वो करते हैं, कभी भी किसी के प्रति प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं किया। लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने या कमलनाथ जी की सरकार में, भाई मैं बेंगलोर था, मेरे परिवार में मेरे सगे बड़े भाई को उठा लिया, हरिजन एक्ट लगवाने का सब प्रयास किया हुआ। अब सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई मेरी माता जी, 90 साल अभी उम्र हो गई, उस समय 88 साल हो गई। उनको लेडी पुलिस अंदर घुसती है, घुस के उनको उठाने का प्रयास करती है, चलो माता जी अंदर थाने में, तुम्हारा लड़का कहाँ है, उसको जब तक नहीं आएगा। तो ये किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं कांग्रेस के लोग? मेरा फिर कहना है, मैं कहना चाहता हूँ, चेतावनी भी देना चाहता हूँ, भाई मेरे मित्रों, इस प्रकार की राजनीति मत करिए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का स्वभाव नहीं है, मध्य प्रदेश का परंपरा नहीं है, मध्य प्रदेश की कार्य पद्धति नहीं राजनीति की, या शुचिता की और मित्रता की, आपसी व्यवहार की राजनीति रही होगी। अर्जुन सिंह जी उस समय थे, माननीय पटवा जी उस समय थे, तो बड़े मित्रता भाव में सब लोग राजनीति करते। शिवराज सिंह चौहान साहब रहे, उनके समय में कभी भी किसी के प्रति अत्याचार अन्याय नहीं हुआ। यहाँ देखते हैं तो हमारे चाहे वो नरोत्तम मिश्रा जी का कोई होते, उनका होटल तोड़ देते जाके, या हमारे इंदौर में कई कार्यकर्ताओं पे मकान तोड़ डाले जाके, या किस प्रकार की राजनीति हुई, हजारों कार्यकर्ताओं के केस रजिस्टर्ड किए। तो आप जो है ना, इस प्रकार का सामंतशाही और जिस प्रकार की सोच को लेके बड़े हैं, तो नियति डेस्टिनी भी देखती है ऊपर से, इसलिए आपको लंबे समय नहीं चलने दिया। 4 उपचुनाव और आ रहे हैं, उसको लेके भाजपा की तैयारी पूरी है? भाजपा जो है वो इन 4 उपचुनाव के लिए तैयार है? क्योंकि कोविड से जिन 4 लोगों की डेथ हुई थी वो चुनाव है, और कोरोना अपने आप में एक बड़ा संकट जो है वो देश पर था। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात से आश्वस्त है कि वो अच्छे से चुनाव लड़ेगी इस बार? 100% भारतीय जनता पार्टी, जिसको कहते हैं इंग्लिश में बोलेंगे तो एडवांस प्लानिंग, डिटेल प्लानिंग पे चलती है, पूर्व योजना, पूर्ण योजना। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया है, कार्य पद्धति है, तो उसमें सब तैयारियों में है। अभी हमारी संगठन की एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है 2-3-4 दिनों में। मुझे भी संगठन ने कोई जिम्मेदारी देने वाले हैं, मुझे कहा भी है। उन जिम्मेदारियों के साथ हमारे पार्टी के सभी वर्कर जनता जनार्दन की कृपा से, जनता जनार्दन की सेवा करते हुए, उनसे विनम्र प्रार्थना करते हुए, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के आधार पर और शिवराज जी चौहान की नीतियों के आधार पर, उनके द्वारा जो योजनाएं क्रियान्वित की उनके आधार पर मुझे लगता है जीत के आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। तो ये थे अरविंद भदौरिया जी। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी साफगोई से, बड़े साफ तरीके से हर सवाल का जवाब दिया, कांग्रेस को चेतावनी भी दी और भाजपा का बचाव भी किया। तो अगली बार फिर मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ। नमस्कार।